तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथी आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड के लिए जो आपका ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट सामाजिक विज्ञान का जो आपका सेट रहने वाला है 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं तो हम लोग साइंस के लिए यानी कि साइंस का 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से रहने वाला है। अगर आप सभी इस साइंस के 4 प्रैक्टिस सेट को नहीं सॉल्व किए हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के सहारे जा कर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं उसका सीधा लाभ आपको मिल सके। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, जो आपका सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता था ना वह एक नगरीय सभ्यता था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इमारतों का क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए नगर मतलब क्या होता है, जहां पर अच्छे सुविधा उपलब्ध हो, नाली हो अच्छा सा अच्छा, उसके बाद बड़े बड़े इमारत हो। तो उस तरह भी एक ऐसी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी जो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े भवनों का क्या मिला है, यानी कि पक्की ईंट से बने भवनों का क्या मिला है, इमारत मिला है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का बात करूं, खोज तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था 1921 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, चूंकि मैं इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना तो व्याख्या बहुत कम ही दूंगा। ठीक, ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका कवर हो चुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मेगा स्नित यानी कि मेगा स्नित जो था वह किसका दूत था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, सेल्यूकस का क्या था, राजदूत हुआ करता था मेगा स्नित, जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करता था, रहता था। कौन? यानी कि सेल्यूकस। अगर मैं बात करूं सेल्यूकस का, इस सेल्यूकस का बात करूं तो मैं सिकंदर यानी कि सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे ना, जो 326 में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यह क्या था, जो मेगास्नित जो था ना वह था यानी कि सेल्यूकस का राजदूत, और जो ये सेल्यूकस था ना यह किसका सेनापति था, तो सिकंदर का क्या था, सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। आप लोगों को पता है कि जो कौटिल्य है इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक, यह चाणक्य की पुस्तक या कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है ये किस विषय पर आधारित है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा सही। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर क्या था, यह कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर हम बात करें तो त्रिपिटक जो है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध का क्या है, यानी कि धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, देखिए बौद्ध के 3 पिटक हुए हैं, कौन कौन, यानी कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। आपको बताना है कि जो अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या है, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इस ऑप्शन में से आप चुनेंगे कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो अशोक के इस धम्म में राजा के प्रति वफादारी का भी उल्लेख मिलता है, शांति एवं अहिंसा का भी उल्लेख मिलता है, बड़ी यानी कि क्या लिखा गया है, बड़ी का सम्मान यानी कि बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान का भी उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ए बी सी तीनों मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में उल्लेख है वह किस पुस्तक में किया गया है। इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह क्या है, यानी कि इंडिका है। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का उल्लेख है। जैसे क्या होगा, यानी कि जो अहिर हो गए, ऐसे करके 7 वर्गों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इस इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है कि जो चीनी यात्री फाहियान था तो ये किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो क्या किया था, भारत का यात्रा किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है चोल काल जो था किसके लिए प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए भी क्या था, प्रमुख था। राष्ट्रकूट और राजवंश के साथ युद्ध के लिए भी क्या था, प्रसिद्ध था। श्रीलंका के साथ व्यापार भी इसका था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे। आपको बताना है कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर के आकर्षक द्वार थे उन्हें हम क्या कहते थे। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोपुरम कहते थे। क्या कहते थे, गोपुरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है कहाँ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूँ तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष ऑप्शन नंबर सी हम्पी में मिलता है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को यानी कि सजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। क्वेश्चन को एक बार और आप समझ लेंगे। इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बलबन था, जो एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यानी कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यानी कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जो अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर मानता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बलबन जो था अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर मानता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। आपको बताना है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात करें 11वीं सदी का, 11वीं सदी का अगर मैं बात करूं तो इस समय कागज का कोई नाम निशान भी नहीं था। ठीक,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, कागज का प्रयोग यानी कि कागज का प्रयोग आरंभ हो गया, यानी कि शुरू हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, यानी कि जो यूरोपीय चित्रकारी आए थे लोग, ये किसके दरबार में आए थे लोग। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी क्या हुए थे, आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी अकबर ही होगा। क्या होगा, अकबर ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में ईस्ट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कब, यानी कि 31 दिसंबर 1600 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, थोड़ा इस क्वेश्चन में ना हमको डाउट है। ठीक, अकबर हो यानी कि इस क्वेश्चन का अगर मेरा यूरोपीय चित्रकारी का अगर प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें